Dear students, welcome to the channel. As the exams are approaching, it's time for revision. So exams pass आ रहे हैं और revision का time है. And for revision, we will be solving a few model test papers. So जो important कुछ model test papers हैं वो हम solve करेंगे in the coming days, right? And this will also give you an idea about the structure of the paper. So this is the first test paper we are going to solve in 2024. So let's begin. Okay, so this is the first section, right? The first section is of reading skills, and here the first question is a comprehension passage. So एक passage दिया गया होगा and we have to read that passage and answer the questions. So it's going to be very simple, बड़ा आसान paragraph है. So here's the paragraph. You can read it on your own. So मैं पूरा translate नहीं करूँगा. So I would encourage you to read on your own. So खुद थोड़ा एक आप पढ़ सकते हो इसको एक बार. So it is about yoga. योगा जो था उसके बारे में बताया गया है कि कैसे एंशियंट इंडियन सिस्टम का पार्ट था और ये क्या करता है, बॉडी और माइंड को फिट रखता है, राइट. और सेल्फ ट्रीटमेंट की बात की गई है कि सेल्फ ट्रीटमेंट का एक मेथड है ये, और कैसे ये डिजीजेस को भी क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है. सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. यू कैन पॉज एज वेल, थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हो. सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस हियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योगा. सो योगा क्या है? And we have four options. So something that keeps a person happy, keeps a person active, keeps a person fit in body, keeps a person fit in body and mind. So पहली लाइन को ही ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली लिखा है keep a person fit in body and mind. So it is quite simple. So इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है. And then the next one is what causes diseases, ailments and disorders. So कौन सी चीज़ ये सब चीज़ें करती हैं, diseases, ailments, disorders, बीमारियां वगैरह, ये किसकी वजह से होती हैं. सो लेट अस सी वेयर वी फाइंड दीज वर्ड्स. सो कहाँ पे ये डिजीजेज एलिमेंट्स की बात की गई है तो वो हम वहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे सेकंड लाइन में ही बात की गई है डिजीजेज, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ, किस चीज़ का रिजल्ट है? सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड. सो ये सारे कारण बताए गए. तो आंसर देखें, सम 40 वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, और है ऑल ऑफ दीज. सो इसमें सारी चीज़ों की बात की गई है यदि हम अभी वहाँ पे हमने देखा. सो देयरफॉर द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज. एंड देन द नेक्स्ट इज व्हाट डज योगा रिलाई ऑन इंटायरली. सो योगा जो है वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई करता है, किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है. तो रिलाई इज द की वर्ड. सो हम देखें रिलाई की वर्ड कहाँ पे आ रहा है. दस योगा रिलाइज एंटायरली ऑन द एफर्ट्स ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ. सो यहाँ पे बात हो रही है कि पेशेंट की खुद की एफर्ट अपने आप को क्योर करने की उस पर रिलाई करता है, उस पर निर्भर करता है. सो डी इज द राइट आंसर, एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ. एंड देन द नेक्स्ट वन, हाउ डज द योगा एक्सपर्ट वर्क. सो योगा एक्सपर्ट कैसे काम करते हैं. तो यहाँ पे भी एक्सपर्ट की बात कहाँ पे हो रही है, क्लियरली लिखा हुआ है एक्सपर्ट की बात यहाँ पे हो रही है. द एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ एंड वर्क्स ऑन मोर देन एज ए काउंसलर. सो काउंसलर की तरह वो काम करता है. सो काउंसलर इज द राइट आंसर over here. And then finally, yoga is a system of dash. योगा किस चीज़ का सिस्टम है? सेल्फ ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट बाय फिजिशियन, सर्जरी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट. सो इसमें ध्यान से यदि दोबारा देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ों की तो बात हुई नहीं है वहाँ पे. सो बात यहाँ पे हुई है सेल्फ ट्रीटमेंट की. यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट. सो द राइट आंसर वुड बी ए, सेल्फ ट्रीटमेंट. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. और रीडिंग सेक्शन में दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें यू विल बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ पोस्टर और नोटिस और न्यूज़पेपर रिपोर्ट और समथिंग लाइक दैट. सो उसको आपने रीड करना है और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन तो आपने आंसर करने हैं क्वेश्चंस. सो यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है और पोस्टर क्या है, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, कोई कोचिंग सेंटर का पोस्टर है, एड्रेस लिखा हुआ है और क्या अनाउंस कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ फ्रेश बैच, नया बैच शुरू हो रहा है. किस चीज़ के लिए शुरू हो रहा है, आईआईटी, सीपीएमटी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है वो डेट लिखी हुई है और फीचर्स लिखे हुए हैं सारे. और एक और मेन पॉइंट लिखा हुआ है, और 10 स्टूडेंट्स टॉप्ड आईआईटी, लिमिटेड सीट्स, और कॉन्टैक्ट किसको करना है वो बताया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है. सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चंस आर. द थीम ऑफ द पोस्टर इज. सो किस चीज़ के ऊपर, किस थीम पे आधारित है. कोचिंग फॉर आई डोनेशन, तो नहीं हो रही, हमने अभी देखा. वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जैक्टली यही बात हो रही थी
वहाँ पे लिखा हुआ था IIT CPMT अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो दिस इज द राइट आंसर. कोचिंग फॉर बुक फेयर एग्जीबिशन नहीं हो रही, नन ऑफ द अब तो है ही नहीं. Then the next question is the registration for coaching will begin from. So वहाँ पे clear date mention थी October 15, 2021. So 15 October is the right answer. Then if you want to reserve a seat for coaching, you should contact the dash. यदि आपने सीट रिजर्व करनी है, किसको कांटेक्ट करना है, ये सारी ऑप्शन दी हुई है, क्लियरली लिखा हुआ है. कॉन्टेक्ट डॉक्टर AN Bose, डायरेक्टर. सो डायरेक्टर ऑफ द सेंटर इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. इसमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है. 1-to-1 अटेंशन, फीस स्ट्रक्चर इज वेरी हाई, स्टडी मटेरियल इज एक्सीलेंट. और बात यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना कि नॉट ट्रू है. बहुत बात क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में ट्रू और नॉट ट्रू का डिफरेंस जो है वो भूल जाते हैं. तो कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन. सो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो मेंशन की गई है, राइट. लेकिन जो चीज़ यहाँ पे फीस की बात की गई है, रीजनेबल फीस लिखी हुई है वहाँ पे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई, जो कि ऑपोजिट है. सो नॉट ट्रू है टोटली. ठीक है. सो दिस इज द आंसर है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स टॉप्ड इन IIT CPMT GMAT एग्जाम्स. सो कितने स्टूडेंट्स ने टॉप किया इन एग्जाम्स में. तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवर 10 स्टूडेंट्स टॉप्ड IIT. सो 10 इज द राइट आंसर है. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी. सो सेक्शन बी में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. सो टेक्स्ट बुक्स में से होंगे मेन कोर्स और लिटरेचर पार्ट, दोनों में से 4 क्वेश्चंस होंगे. सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चंस आर ओवर हियर. फर्स्ट क्या है, व्हाट वाज ब्रोकन इनसाइड द स्टैचू. स्टैचू के अंदर कौन सी चीज टूट गई. हार्ट, लैटिन हार्ट, बोन्स, नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर वुड बी लैटिन हार्ट. सो हमने उसमें देखा था जो प्रिंस का जो स्टैचू था उसका हार्ट लेड से बना हुआ था. सो लैटिन हार्ट था वो. देन अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द ऑथर रीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी. द रूल ऑफ द रोड लेसन में से ये क्वेश्चन है. तो और आपने लेसन यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो द राइट आंसर इज अ ब्लू बुक. ठीक है. एक ब्लू बुक वो रीड कर रहा था. ब्लू बुक क्या होती है, किसी स्पेसिफिक एरिया की नॉलेज प्रोवाइड करती हुई कोई बुक है, जैसे कोई डिटेल्ड रिपोर्ट है तो उसको ब्लू बुक बोलते हैं. और यही लिखा था लेसन में कि ऑथर वाज रीडिंग अ ब्लू बुक. Right, and then the third question is in ancient India the women was always considered a goddess. True or false? That is true. So उसमें clearly mention किया गया कि बड़ा high place था women का ancient Indian society में. A happy man envies dash. Character of a happy man poem में से ये question है. So a happy man envies none. NONE, none. That is the answer over here. ठीक है. So happy man जो है वो किसको envy करता है, किसी को भी envy नहीं करता. Happy man envies none. Right, and then we have the next one. So next one में क्या है, नईम urged the author to restart dash. So नईम ने क्या अर्ज किया ऑथर को, क्या करने के लिए उसने कहा. सो दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए कहा, पेंटिंग रीस्टार्ट करने के लिए कहा. सो ऑथर ने बताया था कि वो पेंटिंग करता है, तो नईम ने कहा कि आप दोबारा पेंटिंग स्टार्ट करो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सुब्याज वाइफ टेक द मैन. सुब्या की पत्नी आदमी को कहाँ लेके गई. सो वो जो आदमी बाद में आया था, तो at the end of the story, so Subhya's wife took the man to the godown. So godown में लेके गई, गोदाम में लेके गई, right? So GODOWN. That is how you spell the word, the godown. Then the next one is Peckham was dead in the end. Is it true or false? It is true. Peckham end में, कहानी के अंत में Peckham की मौत हो गई थी, यही हमने पढ़ा था. So that is true. And the final question is to whom did Bobby Gillian give his $1,000? The right answer is Miss Hayden. So किसको दिए थे $1,000? Miss Hayden को दिए थे. So that's what we read in the book, in the lesson. Coming to the next section, this is section C, English main course book prose. So यहाँ पे जो है short answer questions है first of all, right? And we have done all these questions in the other videos that we have done earlier. So इन सभी lessons के जो है हमने question answers के वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी. सो यू कैन सिंपली गो थ्रू दोज वीडियोज एंड यू कैन फाइंड द आंसर्स ओवर देयर. और वैसे भी यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो द आंसर्स. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस सेक्शन. सो यू कैन सिंपली look at these questions, you can note them down and you can try to answer them on your own, right? और जैसे मैंने कहा कि वीडियोस बने हुए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं सारे. so इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और स्लाइटली लॉन्ग आंसर भी है. And then we have this poetry section. So poetry section में poem ऊपर दी
पोएम का स्टैंजा दिया हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. Again, we have covered all these things in the other videos, right? And the next part is English supplementary reader. और जो supplementary reader वाली book है उसमें से भी जो questions हैं यहाँ पे दिए गए हैं. So let's move on to the section D now. So this is vocabulary. So इस वीडियो में हम सारे objective type जो questions हैं एक तरह से वो solve कर रहे हैं. So long answer questions जो है जैसे मैंने कहा कि आप videos देख सकते हो जहाँ पे इन questions के आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं. So section D vocabulary अभी सॉल्व करने जा रहे हैं हम. So इसमें do as directed. So let us see what the questions are. Choose the correct word from the bracket to fill in the blank. Bad dash of drugs was soon felt. Affect or effect. So दो words हैं similar looking words. ठीक है. So इसमें कौन सा word आएगा? So bad effect of drugs. So effect आएगा यहाँ पे. जो affect word है that is a verb और ये जो effect है ये noun है. सो यहाँ पे नाउन लगना है. सो बैड एडजेक्टिव है उसके साथ नाउन वाला वर्ड आएगा. बैड इफेक्ट बुरा प्रभाव ऑफ ड्रग्स वाज सून फेल्ट. द नेक्स्ट इज यूज द फॉलोइंग ईडियम इन ए सेंटेंस इन द एयर. सो इन द एयर ईडियम है इसको हमने सेंटेंस बनाना है इसको यूज करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द एयर. इन द एयर मीन्स टू बी प्रिवेलेंट एवरीवेयर. सो सभी जगह आसपास होना. सो उसको कहते हैं इन द एयर. सो हम लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज इन द एयर इन द 21st सेंचुरी. सो टेक्नोलॉजी इज इन द एयर इन 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी हमारे आसपास हर जगह पे टेक्नोलॉजी जो है वो हमें नज़र आती है. 21st सेंचुरी में ऐसा माहौल बन चुका है. और उसके बाद नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल. सो इसका एक वर्ड बताना है हमने कि रिटन डिक्लेरेशन को लिख के कुछ देना, कोई शपथ लेना किसी मजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने. एंड द राइट वर्ड इज एफिडेविट. EFFIDAVIT. एफिडेविट. एफिडेविट वो डॉक्यूमेंट होता है रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हम कोई शपथ लेते हैं. सो दैट इज द राइट आंसर हुआ है. अगला क्या है. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सीता इज फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल. सो इसको हमने करेक्ट करना है तो होना क्या चाहिए वेजिटेबल्स. सीता इज फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स. सो वो उसको सब्जियां खाने का शौक है. सो वेजिटेबल सिंगुलर हम यूज़ नहीं करते इसके साथ. तो हम जनरल बात कर रहे हैं. जनरल बात की एक पर्टिकुलर वेजिटेबल की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स. राइट. एंड देन वी हैव सेक्शन ई ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन. सो ये सारा कुछ इसमें आएगा. 29 मार्क्स का सेक्शन है. तो वो हम मेनली ग्रामर और ट्रांसलेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन की बात करें. वी हैव टू ट्रांसलेट ओनली 3 सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी. कोई भी 3 सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट करने हैं. सो ओवर हियर. सो लेट अस सी. फर्स्ट क्या है. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट. मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है. और इजिप्ट को वैसे तो मिस्र बोलते हैं. सो दैट्स व्हाट द आंसर इज. सो यू कैन सिंपली राइट मिस्र में मेरा इंतज़ार किया जा रहा है. नेक्स्ट इज ही नेवर लॉस्ट हिज काम. उसने कभी अपना संयम नहीं गवाया. सो काम संयम. नेवर लॉस्ट कभी नहीं गवाया. ही नेवर लॉस्ट हिज काम. उसने अपना संयम कभी नहीं गवाया. राइट. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज किया गया. हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली. उसकी आंखें बड़ी शानदार तरीके से चमक रही थी. ठीक है. उसकी आंखें बड़े शानदार तरीके से चमक रही थी. The next is the gods approached the sage ददीची, a great saint. देवता महान संत ददीची के पास गए. नेक्स्ट है the boys were puzzled for a moment. So the होना चाहिए वहाँ पे. वाई गलत लिखा गया वहाँ पे. The boys were puzzled for a moment. So लड़के एक क्षण के लिए हैरान हो गए. लड़के एक क्षण के लिए हैरान हो गए. Right. And then we have translation from Punjabi Hindi to English. So first is धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है. The earth revolves around the sun. Right. The earth revolves around the sun. कभी झूठ मत बोलो. Never tell a lie. ठीक है. कभी means कभी ना कहो कोई काम करो तो never. झूठ मत बोलो. Never tell a lie. आज मौसम बहुत सुहावना है. The weather is very pleasant today. The weather is very pleasant today. Right. हाथी के दांत खाने को और दिखाने के और
सो दिस इज काइंड ऑफ एन ईडियम. सो ईडियम है. सो जो ईडियम्स होती हैं जैसे मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो होती हैं, तो उसकी हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते. हम उसमें उसका जो मेन अर्थ है हम उसको ट्रांसलेट करते हैं. राइट. सो हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और का मतलब क्या है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और. कोई व्यक्ति जो है उसका असली चरित्र कोई और है लेकिन वो दिखाता कुछ और है. सो दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. राइट. सो इसका जो राइट आंसर वुड बी द अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. द अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव का मीनिंग बेसिकली क्या है कि अपीयरेंसेस का मतलब कि जो नजर आता है. राइट. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव. डिसेप्टिव मीन्स कि जो चीज़ पकड़ में नहीं आती, जो चीज़ नज़र नहीं आती. सो जो अपीयरेंसेस है वो डिसेप्टिव हो सकती हैं, मतलब झूठी हो सकती हैं, नकली हो सकती हैं. जो दिखावा है वो नकली हो सकता है. सो दैट्स व्हाट इट मीन्स. ठीक है. सो उसको हम लिटरली ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि उसमें हाथी को इन्वॉल्व कर लें कि द टीथ ऑफ एलिफेंट समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ हम नहीं लिखेंगे. हम सिंपली उसका जो मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है हम कह सकते हैं, वो हम वहाँ पे लिखेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है. अगेन आंखों का तारा इज अ काइंड ऑफ ए फ्रेज. राइट. काइंड ऑफ ए प्रोवर्ब. सो आंखों का तारा. सो यहाँ पे इसका हम क्या लिखेंगे? माई डॉटर इज एप्पल ऑफ माई आईज. माई डॉटर इज एप्पल ऑफ माई आईज. सो हालांकि तारा की मीनिंग तो स्टार होता है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे माई माई डॉटर इज स्टार ऑफ माई आईज. सो आंखों का तारा अगेन एक वो जैसे हमने कहा प्रोवर्ब है. इसको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते. जो उसका एग्जैक्ट वर्ड है उसको उसकी सीधी हिंदी नहीं करते हम. उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोवर्ब, ईडियम या फ्रेज जो इंग्लिश की होती है वो यूज करते हैं. सो आंखों का तारा को हम कहते हैं एप्पल ऑफ आईज. सो माई डॉटर इज एप्पल ऑफ माई eyes. Right. And then coming to the grammar part, so do as directed. First one is fill in the blank with a suitable determiner. It was dash very beautiful place. It was a very beautiful place. It was a very beautiful place. Cricket is a game known dash its wonderful glories for its wonderful glories. Right. So इसको थोड़ा सा चलो लिख भी देते हैं साथ में. So first में A आया. Second is for just a second. और नेक्स्ट है fill in the blank with correct model. So Rahul dash drive a car even at age of 12. So even at age of 12 हम बात कर रहे हैं कि 12 साल की उम्र में भी वो ये काम कर सकता था. So therefore the right answer would be could. Rahul could drive a car even at the age of 12. ठीक है. यदि अभी की बात करते हैं जब एज वगैरह मेंशन ना की होती तो फिर हो सकता था राहुल कैन ड्राइव ए कार. बट पुरानी बात हो रही है तो कुड आएगा. डैश आई वॉज यंग आई यूज टू ट्रेवल लॉट. सो यहाँ पे बात वही हो रही है कि जब मैं यंग था तो मैं बड़ा ट्रेवल करता था. सो इसके लिए द राइट वर्ड वुड बी व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू ट्रेवल a lot. Right. So this is the answer here. Then combine the following sentences using a present participle or past participle. So present participle या past participle दोनों में से एक यूज करके हमने combine करना है दोनों sentences. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी लगाते हैं. ठीक है. सो जो मेन वर्ब है उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बनाते हैं. फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाते हैं वर्ब के साथ आईएनजी लगा के. और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो हमने दोनों में से एक काम करना है, या तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के या फिर थर्ड फॉर्म के साथ. और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस क्या होता है तो यू कैन सिंपली वॉच. एक हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. सो यहाँ पे अभी बात करें आई फेल्ट सॉरी फॉर द ब्लाइंड मैन आई गेव हिम अ 100 रुपी नोट. सो हम जो वर्ब है यहाँ पे है फेल्ट. सो इसको हमने चेंज करना है. सो इसका हम यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे कि फीलिंग सॉरी फॉर द ब्लाइंड मैन कॉमा आई गेव हिम ए 100 रुपी नोट. फीलिंग सॉरी. सो आई काट देंगे. फीलिंग सॉरी फॉर द ब्लाइंड मैन. सो इसका मतलब क्या है कि मुझे ब्लाइंड मैन पे तरस आया और मैंने उसको 100 रुपये का नोट दे दिए. तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं कि ब्लाइंड मैन पे तरस आने पर मैंने उसे 100 रुपीज़ का नोट दे दिए. तो इसको तरस आने पर हम कैसे लिखेंगे? फीलिंग सॉरी फॉर द ब्लाइंड मैन. फीलिंग सॉरी फॉर द ब्लाइंड मैन कॉमा आई गेव हिम ए 100 रुपी नोट. देन द नेक्स्ट वन इज पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम इट. सो इसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है और उसको नाम बताना है कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने किए हुए हैं.
नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सो पहले तो बताना है कौन सा जो पार्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसका नाम भी बताना है साथ में। दैट मोहन विल स्टैंड फर्स्ट इज सर्टन। सो मेन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि कोई चीज़ है जो कि इज सर्टन, ये तो मेन क्लॉज है कि समथिंग, कोई ऐसी बात है जो सर्टन है, जो पक्की है। और कौन सी चीज़ है जो सर्टन है, वो ये वाली चीज़ है, राइट। दैट मोहन विल स्टैंड फर्स्ट। सो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ये वाला है, राइट। सो इस सर्टन को मैं रब कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि इस सर्टन जो है दैट इज अ मेन क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो यही है, दैट मोहन विल स्टैंड फर्स्ट। और ये किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है? दिस इज अ नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज यहाँ पे क्या है? एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम जो है दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, देयरफॉर इट इज ए नाउन क्लॉज। और अगली बात करें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शी विल वाटर द प्लांट्स, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सो शी सब्जेक्ट है, ठीक है, विल वाटर एंड देन द प्लांट्स इज ऑब्जेक्ट। और आंसर क्या आएगा? द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय हर। सो हमने 5 की सिस्टम किया था पैसिव वॉइस का। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो यू मस्ट वॉच इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हमने बात की थी कि मॉडल वर्ब्स हो, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शुड, तो उसके साथ बी लगता है। तो यहाँ पे सेकंड रूल लगेगा 5 की सिस्टम में से, जो सेकंड की है, सेकंड रूल है, तो विल के साथ बी लगता है। द प्लांट्स आगे चला जाएगा, द प्लांट्स विल बी, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 0। द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय, और शी एंड में चला गया, हर बन गया, द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय हर। और नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। सो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज द नरेशन। द विजिटर सेड टू अस फेयरवेल, और एक्सक्लेमेशन मार्क। और सो इस तरह की कोई चीज़ हो, मान लो फेयरवेल, गुड बाय, गुड मॉर्निंग। सो कोई चीज़ विश की जाए तो उसमें हम लिख सकते हैं द विजिटर बेड अस फेयरवेल। सो बेड अस, द वर्ड क्या है उसमें? कोई चीज़ कहना, कोई चीज़ मान लो कोई विश करना, तो हम सिंपली वहाँ पे लिख सकते हैं बेड। बेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बिड। बिड होता है मतलब किसी को कोई चीज़ करने को कहना या कुछ बोलना, ठीक है, कोई रिमार्क देना, कोई विश करना। सो बिड की सेकंड फॉर्म है बेड, राइट। सो सेट टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे वहाँ पे? बेड, राइट। और द विजिटर बेड अस फेयरवेल। सो कॉमा इन्वर्टर कॉमा सिंपली हटा देंगे कि विजिटर ने हमें फेयरवेल कहा, हमें अलविदा कहा, राइट। और उसके बाद कमिंग टू नंबर 9, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हमेशा याद रखें। नीतू ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। सो मेन वर्ब क्या है? ड्रिंक्स। ड्रिंक्स की सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रैंक। नीतू ड्रैंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। I hope it is clear. Then we have punctuation. Punctuate the following sentence. God save me from such friends. So एंड में फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है, हालांकि पंक्चुएशन में कई बार एंड में फुल कुछ भी नहीं होता। तो गॉड का फर्स्ट ऑफ ऑल जी कैपिटल आएगा यहाँ पे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, राइट। और इन्वर्टेड कॉमा भी लगाएंगे क्योंकि साफ पता चल रहा है कि कोई बात कही गई है, कोई बात बोली गई है। तो इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे, गॉड का जी कैपिटल करेंगे, इसके बाद गॉड के बाद कॉमा लगाएंगे, सेम मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। और इसके बाद यदि वैसे तो फुल स्टॉप ना होता तो आप एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा सकते थे, क्योंकि कोई चीज़ बड़े फीलिंग के साथ कही गई है कि परमात्मा मुझे इन दोस्तों से बचाओ। तो बहुत दुखी होकर किसी ने कुछ कहा है तो वहाँ पे हम एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो हो सकता है कि वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, गलती से लग गया हो, बट अभी लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टर कोमा क्लोज कर देंगे बाद में। और ना लगा होता तो फिर हम एक्सक्लामेशन मार्क लगा के फिर इन्वर्टर कोमा से क्लोज कर सकते थे। So that's how we do it, right? I hope it is clear up to this. And then we have this composition part. उसके बाद composition part शुरू हो जाता है। उसमें एक तो ये लेटर है यहाँ पे, सॉरी नोटिस है, प्रिपेयर a notice for the school to help the victims of कश्मीर earthquake। और सेकंड पार्ट में कन्वर्सेशन है जिसको हमने लिखना है। सो विल ट्राई टू कवर सच थिंग्स इन अ सेपरेट वीडियो। सो ये नहीं तो वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जाएगा वैसे भी। तो in this particular video we are only going to solve objective type questions as I said earlier। और उसके बाद पैराग्राफ है,
ठीक है, सो हिंट्स दिए हुए हैं एंड बेस्ड ऑन दोज हिंट्स यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ एंड देन वी हैव अ लेटर ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, सो ये सारा स्ट्रक्चर है इस एग्ज़ाम का एंड देन फाइनली यू हैव 5 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। सो अच्छी हैंड राइटिंग होगी, आप नीटली लिखोगे, साफ साफ लिखोगे, क्लियरली रीडेबल तरीके से लिखोगे, तो you will get these 5 marks also, right? So this is what the structure is. So मेरे दोनों पर्पस थे, एक तो सॉल्व करना, डिस्कस करना, और साथ में आपको ये स्ट्रक्चर जो है एग्जाम का वो भी दिखाना. So you should be aware what the structure is, what is the marks distribution system over there, and accordingly you can plan your time कि कैसे कैसे आपने जो पेपर है अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके हिसाब से उसको उतना टाइम दिया जाए, right? So I hope this video would prove useful for you, and you must have learned something new. I will try to solve a few more model test papers in the time to come. Wish you good luck in your preparation for the exams. May you do extremely well in your exams, in first of all in your pre-board exams and then later on in the final exams as well. So goodbye for now. We'll meet once again with another video very soon. Till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.